हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीजनाइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारे नवंबर मंथ की चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इकॉनमी के लेसन। इकॉनमी में इस बार 9 आर्टिकल है टोटल, तो देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि बैंक की जो लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क है उसमें कुछ चेंजेस हुई है। जैसे कि लाइसेंस दिया जाता है लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को या फिर एनबीएफसीज जो होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, तो उन सबको लाइसेंस दिया जाता है। तो कुछ यहाँ पे चेंजिंग की गई है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे पहले क्या प्रोसीजर था लाइसेंस देने का, अब क्या चेंजेस किया गया है और क्यों ज़रूरत पड़ा चेंजेस करने का, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छी आर्टिकल है, ये है जीएसटी टसल। क्या है जीएसटी टसल को लेकर इसमें हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी कोविड-19 को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू उस हद तक नहीं बढ़ पाई है, नहीं बन पाई थी। तो इसलिए कॉम्पनसेशन की बात की गई थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छी रिप्लाई दी गई है, तो उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में देखेंगे कि कितना टारगेट था और क्या अभी हालचाल है इसकी, थोड़ी सी हालचाल ले लेंगे। आई होप कि इतनी ही आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही लेंदी में आर्टिकल है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हम लोग डील भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की मेंस क्वेश्चन देख लीजिए, जिसकी आंसर आप लोग को लिखनी है। तो ये है GS4 यानी कि एथिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे डिस्कस करना है पब्लिक सर्विस कोडेड, जो कि यहाँ पे आपका सेकंड ARC कमीशन के द्वारा रिकमेंड की गई थी। पब्लिक सर्विसेज कोड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके डायरेक्ट सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो इसलिए सेकंड ARC की जो रिपोर्ट है उसको ज़रूर स्टडी कीजिए, आप लोग को नेट पे अवेलेबल मिल जाएगा जब आप सर्च करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। 150 वर्ड में लिखना है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन से ज़रूर लिखिएगा। और हमें यहाँ पे जो आपकी प्रोग्राम चल रही है उसमें आप लोग जो है जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भी बच्चे अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ओपन है ये। आप लोगों को बस एक मेल करना है ऋषिका CS77 में, जिससे कि आपको प्रोसीजर बताई जाएगी कि आप कैसे यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। और ज्वाइन होकर आपको एक फ़ायदा होगा कि जो आपके आंसर राइटिंग की पैटर्न है वो डेली आपकी हैबिट जो है वो बन जाएगी। क्योंकि आप लोग अपने से कभी कभी होता है ना कि चलो छोड़ देते हैं, आज ये चीज़ छोड़ देते हैं, वो चीज़ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे द्वारा आपको डेली क्वेश्चंस दिया जाता है और आपके ऊपर एक प्रेशराइज बनाई जाती है कि आप लोग डेली यहाँ पे आंसर लिखिए। तो आंसर लिखने की जो डेली प्रैक्टिस है वो आपका ऑन द वे हो जाएगा। सेकंड थिंग है कि जो आप लोग आंसर लिख रहे हो उसमें किस तरीके से आंसर लिख रहे हो, कोई ना कोई एवेल्यूएट करने के लिए ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप लोग दूसरी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं भी ज्वाइन नहीं कर रखे हो, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बस हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं आप लोग, जिसमें कि आप लोग को बताया जाता है कि आप लोग अपने आंसर को कैसे इंप्रूव कर सकें। तो ये तो रही मीन्स के लिए। आज के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो भी मुझे आर्टिकल से लगता है पूछना चाहिए तो वो तो मैं पूछूंगी ही आपसे, लेकिन उसके अलावा जो है हर एक दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर डिस्कस करते रहना चाहिए। कुछ भी नहीं है ना तो प्रीवियस ईयर ज़रूर देखिए, क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से काफ़ी आइडिया मिलता है ना कि किस तरीके की यूपीएससी जो है क्वालिटी डिमांड करती है आपसे। तो ये आपका 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें से आपको बतानी है दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि आधार कार्ड कैन बी इशूड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, यानी कि जो आपको आधार कार्ड दिए गए हैं वो आपका एक सिटीजनशिप होने का, नागरिकता का एक प्रूफ है या फिर डोमिसाइल का प्रूफ है। सेकंड है कि एक बार अगर ये इशू हो गया तो आधार नंबर को डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता, ना ही इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा इसको डिलीट किया जाता, ओमिट किया जा सकता है। तो ये आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। इसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है, तो ज़रूर दीजिए। कल फिर हम लोग इसके बारे में जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे। आइए अब हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेंजेस इन बैंक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के साथ। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप है जिनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि अब एक टाइम अच्छा खासा आ गया है जिसमें कि बैंकिंग इंडस्ट्री के जो भी नॉर्म्स है ना, यानी कि लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने का जो भी नॉर्म्स है उसको रिवाइज कर देना चाहिए। अब ये बैंकिंग लाइसेंस होता क्या है? इन जनरल टर्म जब भी आप लाइसेंस सुनते हो तो आपको क्या लगता है कि हाँ, लाइसेंस मीन्स आपको इस चीज़ की लाइसेंस मिल गई है, मतलब क्या हो गया कि आपको अब हक मिल गया है इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको एक हक मिल चुका है। जैसे मुझे यूट्यूब की तरफ से लाइसेंस मिल गई है कि मैं यहाँ पे अब ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड कर सकती हूँ आप लोग को। इट मीन्स कि मेरे पास पूरी तरीके से हक है। तो ये एक क्या होता है कि हायर अथॉरिटी जो है आपको उस फील्ड में कुछ ना कुछ एक आपको हक देते, राइट देते कि आप वो काम कर सकते हो। लेकिन बैंकिंग लाइसेंसिंग क्या होता है कि बैंकिंग के क्षेत्र में यहाँ पे लाइसेंस कर लेना, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे एक कानून देखें जो कि
कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, तो इसमें ये लिखा गया है ना कि कोई भी कंपनी अपनी बैंकिंग बिजनेस को कैरी नहीं कर सकती जब तक उनको बैंकों के द्वारा, और बैंक कौन सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है जो कंट्रोल करते हैं सारे एग्जिस्टिंग बैंक को, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब तक उनको लाइसेंस इशू नहीं किया जाता है तब तक कोई भी कंपनी इंडिया में जो है ना वो कोई भी बैंकिंग बिजनेस को कैरी नहीं कर सकती। और इस तरीके के लाइसेंस को यहाँ पे इशू कराना ही है, और ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन होगा जो भी आरबीआई अपने जो है हिसाब से वो गाइडलाइन बनाते हैं। ये जो लाइसेंसिंग अरेंजमेंट है ये फैसिलिटेट क्या क्या चीज़ें करती है, तो यहाँ पे सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि आप लोग देखते हो कि गाड़ी चलाने के लिए भी आप लोग को लाइसेंस लेना होता है, तो यानी कि बिना आप लोग लाइसेंस लिए हुए 18 साल से ऊपर जो है आप लोग गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो गाड़ी को भी राइड करने के लिए और ड्राइव करने के लिए आप लोग को यहाँ पे लाइसेंस लेना होता है, यानी कि वो आप जो है ड्राइव और राइड करने के सेक्टर्स में जो है ना आपको कोई रेगुलेट कर रहा है। अगर यहाँ पे आपने कुछ एक्सीडेंट कर देते हैं या फिर कुछ और हो जाता है, तो सबसे पहले आपको ये देखा जाता है कि आप 18 ईयर्स से ऊपर हो कि नहीं। मान लो कुछ कुछ बच्चे जो है ना, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को 18 साल भी नहीं होते उससे पहले ही उनको 4 व्हीलर 2 व्हीलर दे देते हैं और गलत तरीके से उनको लाइसेंस भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पकड़ा जाता है, तो आपको यही देखा जाएगा कि बेटा तुम 18 साल के हो कि नहीं हो। नहीं हो ना, तो फिर तो उसके बाद आपके लाइसेंस आपको कौन इशू किया, कहाँ से आपका लाइसेंस इशू हुआ है ना, उस अथॉरिटी को पकड़ा जाता है। आपके ऊपर जो भी होगा वो तो चलिए अंदर जाके हो गई, आपके माता पिता के ऊपर भी आपको केसेस दर्ज होते हैं, लेकिन उस समय ये देखा जाता है कि 18 ईयर्स के पहले तो लाइसेंस देना नहीं, लेकिन अगर दे दिया तो किसी अथॉरिटी नहीं दिया, उनकी यहाँ पे बैंड बजती है। तो उसी तरीके से बैंकों की भी होती है कि कोई भी बैंकिंग सर्विस आपको रेगुलेट करना है, बैंकिंग बिजनेस अगर आगे बढ़ाना है, तो आपको बैंकों से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एटलीस्ट जो है परमिशन लेना ही चाहिए, क्योंकि वो हेड है यहाँ पे, जो हेड होते हैं वो परमिशन यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो है ना इंटरनल कमेटी के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या चेंजेस कहाँ कहाँ पे करना है। तो सबसे पहली बात होती है कि लार्ज कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल हाउसेस, यानी कि जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस होते हैं ना, उनको यहाँ पे अलाउड करना है एज ए प्रोमोटर्स ऑफ बैंक, क्योंकि वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक को प्रमोट भी करते हैं। तो जो यहाँ पे प्रमोटर्स स्टेक के ऊपर कैप लगाया जा रहा है, कैप कहने का मतलब है कि एक लिमिट लगा देना कि आप इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते या फिर इससे ज़्यादा जो है आप अपना शेयर वगैरह नहीं खरीद सकते, नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे प्रमोटर्स की स्टेक के ऊपर जो है कैप लगा दिया जाएगा, वो भी कब तक, तो लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में कहने का मतलब है कि 20 साल 50 साल, ठीक है, इस तरीके का लॉन्ग रन। और इसको जो है ना आज की डेट में जो करेंट लेवल है उससे बढ़ा देना है, यानी कि आज की डेट में 15% है तो इसको बढ़ा के 26% करना है, और वो भी पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 15% से बढ़ाकर ये कितना करना है, 26% तक। और किस चीज़ का करना है, तो पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक। अब ये क्या है ये समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले समझिए कि पेड अप कैपिटल क्या होता है। कई बार आप सुनते होंगे कि पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो मान लीजिए कि कोई यहाँ पे इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी है, ठीक है। मान लीजिए इससे बेटर है कि रिसोर्स पॉइंट है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हम लोग 5-6 लोग काम कर रहे हैं, फाइन। लेकिन अगर मैं इस रिसोर्स पॉइंट कंपनी में, इंस्टीट्यूट में मान लीजिए कि मैं पैसे लगाती हूँ, मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाती हूँ। 10 लाख लगाने से पहले जो है वो मेरा कैपिटल था, वो मेरा एसेट था। लेकिन जैसे मैं इस कंपनी के लिए 10 लाख रुपए दे दी, इट मीन्स कि अब ये मेरा पैसा नहीं रहा, अब ये रिसोर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट का पैसा हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं पेड अप कैपिटल, यानी कि कभी भी इंडिविजुअल अगर किसी कंपनी में कहीं पे भी अगर पैसे दे देते हैं तो वो उनका कैपिटल नहीं होता है, वो उस कंपनी का कैपिटल हो जाता है। कहने के लिए है कि मेरे तरफ से ये पैसा लगाया गया था, लेकिन मेरा अब उसमें इंडिविजुअली हक नहीं है। अगर वो 10 लाख मेरे बैंक अकाउंट में होते तो मैं मस्ती से उसे कहीं ना कहीं जो है अपना खर्चे करती, अपनी शॉपिंग करती, लेकिन अब ये कंपनी में चला गया, यानी अब ये मेरा नहीं है। तो पेड अप कैपिटल इसी को कहते हैं। अब इसी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, जब भी मान लीजिए कि कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करती है अपनी, तो जैसे यहाँ पे मेरी एक कंपनी है रिसोर्स पॉइंट के नाम से, मैं अपनी कंपनी का जो है शेयर इशू कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी बैंकों के साथ जो है ना मिलकर शेयर इशू करूँ, ठीक है। मान लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया के साथ मैं मिलकर जो है शेयर इशू करना चाहती हूँ, तो मैं एक बैंक के साथ मिलकर जो है इस शेयर को इशू कर रही हूँ। तो इसको कहते हैं ना कि यहाँ पे शेयर कैपिटल हो गया, यानी कि जो शेयर मैं इशू कर रही हूँ जितने रुपए का भी, तो वो हम लोग दोनों ने मिलकर यहाँ पे लगाया है, तो इसको कहते हैं यहाँ पे कि इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसी में आ गया वोटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि यहाँ पे वोट करने का भी होता है कि कितना यहाँ पे जो है शेयर इशू करना है। मैं कितना मैं कितना चाहती हूँ, 40% करना चाहती हूँ, सामने वाला कितना बैंक देना चाहता है, 60% देना चाहता है। तो ये एक तरीके से इसे पेड अप वोटिंग हो गया।
यानी कि हम लोग यहाँ पे बातचीत करके दूसरे के साथ जो है शेयर करके अपना यहाँ पे पैसे लगा दिए, ठीक है, शेयर इशू कर दिए, पैसे लगा दिए, तो वो हो गया पेड अप। उससे पहले तो हमारा था, बैंक ऑफ इंडिया का भी पैसा बैंक ऑफ इंडिया का था, लेकिन जब वो इस कंपनी में लगाए रिसोर्स पॉइंट में, तो यानी कि वहाँ पे हमारा पैसा जो है अब कंपनी के नाम पे हो गया। तो यानी कि पहले कितना था कि 15%, कोई भी कंपनी जो है ना अपना 15% लगाती थी इस पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल में, लेकिन अब उसको बढ़ाना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा, अब यहाँ पे शेयर जो है ना वो यहाँ पे देना है। तो यानी कि यहाँ पे ज़्यादा पैसा देना है, मुझे ज़्यादा पैसा देना होगा। 10 लाख पहले मैं देती थी, लेकिन अब इसको और ज़्यादा बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है, यानी कि पैसा ज़्यादा देना है कंपनी में। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक बात और सजेस्ट किया गया है कि अगर इनिशियल पेड अप कैपिटल को यहाँ पे बढ़ा दिया जाए, यानी कि मान लीजिए कि मैं अभी अपने कंपनी में इंडिविजुअली 10 लाख रुपीज़ दे रही हूँ, ये इनिशियल हो गया मेरा पेड अप कैपिटल, लेकिन अगर इसको बढ़ा दिया गया तो मुझे 20 लाख भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें हो गई। किस लिए यहाँ पे बढ़ाना है? तो न्यू यूनिवर्सल बैंक को सेटअप करने के लिए। और कितना? तो 1000 करोड़ में। अगर एस एफ बी करना है, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक करना है, तो उसके लिए 300 करोड़ है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो उसमें यहाँ पे अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक में, तो भी यहाँ पे रखा गया है कि ये 300 करोड़ जो है 5 ईयर्स में। यानी कि जो इनिशियल यहाँ पे आपका जो है किसी न्यू यूनिवर्सल बैंक के लिए अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और इनिशियल पेड अप कैपिटल है, तो वो भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि 5 साल में किसके लिए कितना कितना होगा, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये ऑफर कर रही है इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल हाउसेस को दो तरीके का ऑप्शन दे रही है। क्या? एक तो है स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है लाइसेंस के लिए, कि आप यहाँ पे जो है तुरंत लाइसेंस अप्लाई करने के लिए फॉर्म भर दो, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म भर के देते हो। तो पहला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है। दूसरा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे एक लेंडिंग ऑपरेशन है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो आज की डेट में एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कि बैंकों का है, तो बैंकों का अगर आप लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस में चेंज करना है तो फिर आपको ये सारे प्रोसीजर में चलना होगा, ठीक है। तो दो तरीके का लाइसेंस लेने का, एक तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके ले लो, दूसरा है कि आप यहाँ पे पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल से आप लोग ले लो बैंकों का। तो इस तरीके से जो है अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बैंकिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसको आप लोग कन्वर्ट करके ले सकते हो। उसमें आप लोग जो है पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर लेकर इस तरीके से इस प्रोसेस से भी आप लोग अपना जो है लाइसेंस ले सकते हो। अगर आप इतना खर्चा कर रहे हो, इतना आप जो है पेड अप कैपिटल दे रहे हो अपने कंपनी को, तो इसका मतलब है कि आप लाइसेंस के लिए जो है ना एलिजिबल हो, ठीक है। ब्लफ आप लोग नहीं करोगे कोई भी बैंकों के साथ और कोई भी कंपनी के साथ ब्लफ नहीं करोगे, इसलिए इस तरीके का नॉर्म्स लाया गया है। फाइन। वेल रन जो लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो अच्छे तरीके से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिस चल रही है, जिसका एसेट यहाँ पे 15,000 करोड़ है या फिर इससे ज़्यादा है, और इसमें वो लोग हैं जो कि कॉर्पोरेट हाउसेस को ओन करते हैं, या फिर उनको यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि बहुत सारे एनबीएफसी है जिनको कि आगे चल के बैंकों में कन्वर्ट कर दिया गया, या फिर कॉर्पोरेट जो बैंक है उसको बैंकों में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट रखा गया है कि 10 साल एटलीस्ट उनका ऑपरेशन का होना चाहिए। जैसे कोई एनबीएफसी है, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, तो 10 साल जो है वो अपना काम करे, 10 साल उनका जो है एक प्रोसेस हो, ऑपरेशन हो, उसके बाद ही उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये भी है। साथ ही दूसरे और चेंजेस यहाँ पे रिपोर्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के लिए भी, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे छोटे बैंक होते हैं जो कि सिर्फ फाइनेंस करने के लिए होता है, आपको लोन वगैरह लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। और पेमेंट बैंक जैसे कि आप इस्तेमाल करते हो पेटीएम वगैरह का, कि आप अपने वैलेट में और आराम से जो है ऑनलाइन ये आप लोग ट्रांजेक्शन कर सको। तो इस पैनल के द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि जो पेमेंट बैंक है ना उनको यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। यानी कि कोई भी पेमेंट बैंक अगर 3 साल तक अच्छे तरीके से काम कर लिया, जैसे पेटीएम का पेमेंट बैंक है, अगर वो 3 साल तक अच्छे से काम कर लिया तो उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और पोटेंशियली यहाँ पे आप देखो कि इससे किसको बेनिफिट होगा, सबसे ज़्यादा तो पेटीएम को, जियो को, एयरटेल पेमेंट बैंक को, तो इन सारे बैंकों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? उनकी जो कैपिटल है, एसेट है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनका फंक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनकी रिकग्निशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनकी यहाँ पे जो कस्टमर है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उनको यहाँ पे पावर ज़्यादा मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना वो पावर ज़्यादा और कैपिटल ज़्यादा, ये सारी चीज़ें जो है ना इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके लिए यहाँ पे एक सही रहेगा। अच्छे तरीके से जो है वो अपना बिजनेस कर पाएंगे और बड़े पैमाने पर बिजनेस कर पाएंगे। तो इसलिए ये सारा प्रोसीजर रखा गया है। जो कैपिंग रखा गया, यानी कि जो बैंक इन्वेस्ट करते हैं किसी न्यू और एग्जिस्टिंग एंटिटी में, तो इसको रोक दिया गया है कि वो सिर्फ यहाँ पे 20% ही यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ बैंक भी होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं किसी किसी चीज़ पे, तो वहाँ पे सिर्फ 20% ही यहाँ पे वो जो है अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी बातें यहाँ पे रखी गई है। अब देखते हैं कि यहाँ पे लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को जो यहाँ पे लाइसेंस दिया जाता है उसके लिए क्या कहा जा रहा है। जो नेशनलाइज किया गया है 14 लार्ज प्राइवेट बैंक को 1969 में, तो आरबीआई जो है ना उनको लाइसेंस नहीं दी थी, यानी कि जो लार्ज कॉर्पोरेट है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल हाउसेस है ना, उनको यहाँ पे बैंक सेटअप करने के लिए किसी भी तरीके का जो है लाइसेंस नहीं दिया गया था। लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो 12 यहाँ पे ओल्ड और 9 न्यू जो प्राइवेट बैंक्स है ना, उनको यहाँ पे मतलब कि मेजोरिटी ऑफ ओनरशिप के साथ, जो इंडिविजुअल है वो अपना ओनरशिप के साथ और फाइनेंस एंटिटीज़ के साथ जो है उनको आज की डेट में ये कहा गया कि वो यहाँ पे बैंक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का चेंज है। अगर लार्ज कॉर्पोरेट या फिर इंडस्ट्रियल हाउसेस को अगर अलाउ किया जाता है कि वो यहाँ पे बैंकों का प्रमोटर बन सकते हैं, तो वो आराम से यहाँ पे बन सकते हैं। और ये जो अभी स्टेप्स लिया गया है, ये मतलब आप समझो कि जो फिनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 के बाद, तो एक डिकेड के बाद इस तरीके का जो है स्टेप्स लिया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशंस है ना, वो यहाँ पे अपने इस आइडिया को लेकर मतलब कि डेवलप्ड नेशंस में ही इस तरीके का आइडिया जनरेट हुआ था, जिसको आज के डेट में अब हम फॉलो करेंगे। रिसेंट पास्ट में क्या हुआ कि आरबीआई के द्वारा जो है ना, आप लोग देखोगे कि बैंकिंग लाइसेंस में कहीं से भी वो लिबरल नहीं थे। तो ये जो लास्ट 2 लाइसेंस था वो यहाँ पे 7 ईयर्स पहले ही दिया गया था आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक को और बंधन बैंक को, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी था कि वो यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूजन्स को मतलब कि यहाँ पे अचीव करें। फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बैंकों के साथ जोड़ना। जैसे एक फैमिली में अगर मान लीजिए 5 लोग हैं, तो 5 लोग अगर 18 साल से ऊपर है तो उनकी जो है उनके पास जो है ना बैंक एक खाता होना चाहिए। 18 साल से ऊपर का तो यहाँ पे कोई कैप नहीं है, 5 साल से बच्चे का जो है ना वो बैंक खाता बनना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी भी लोगों के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बैंकों से जोड़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ा जाएगा, तभी जो है ऑनलाइन और जो हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। इससे पहले क्या था कि आरबीआई के द्वारा 2 लाइसेंस दिया गया था, कोटक महिंद्रा बैंक को और येस बैंक को। तो ये सारे बैंकों को इस तरीके से लाइसेंस दिया गया है कि वो अपने बैंक जो है सेटअप कर सके। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इस तरीके का जो सजेशन लाया गया है इससे बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन में मदद मिलेगी, यानी कि बैंकों को यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा। जैसे आप लिखते हो कि बैंक जो है एनपीए से जूझ रही है, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ऐसा लोन जो कि सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा और बैंकों के पास तो वापस नहीं आया है, तो वो सब जो है बैंकों का घाटा हो जाता है। तो यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण आप देखते हो कि कभी गवर्नमेंट जो है बैंकों में मनी इन्फ्यूज़ करती है, कभी आरबीआई जो है बैंकों में मनी इन्फ्यूज़ करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। नहीं तो अगर बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा तो बैंक अपने फंक्शंस को सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला मदद तो यही होगा कि यहाँ पे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों के पास आ पाएगा। दूसरा है कि री एंट्री हो पाएगा। इंडिया का जो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि जितने भी इंडस्ट्रियल ग्रुप है ना, वो बैंकिंग सेक्टर में सही तरीके से जो है इंटर कर पाएंगे। थर्ड है कि अच्छा खासा कंपटीशन होगा, यानी कि जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं ना, उनकी एंट्री से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स में बढ़ेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है फिनेंशियल प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई हो पाएगा हमारे बैंकों में, और इस बैंकों से, और इससे क्या होगा कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें अवेलेबल होगी। देखिए बहुत बार आप लोन लेने गए होंगे तो बैंक वाले जो है ना वो कोई ना कोई बहाना मार के, बहाना तो नहीं मारते, वो आपसे इतने पेपर्स ही मांग लेते हैं ना कि आप तंग आकर नहीं लेते वो लोन। तो इसका मतलब क्या होता है कि बैंक जो है ना वो आपको टालने की कोशिश करती है। बैंक के पास पैसे नहीं होते, वो आपको लोन देने के लिए कैपेबल नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि कस्टमर को इतना ज़्यादा बातें कर दो और इतना ज़्यादा डिमांड कर दो कि आप ये पेपर्स दो, वो पेपर्स दो, ऐसे प्रूफ करो, वैसे प्रूफ करो। इसके कारण जो है लोग सोचते हैं ना कि इतना बैंकों का चक्कर काटने से अच्छा है कि लोन ही ना ले। तो ये बैंकों की ट्रिक्स होती है। तो अगर बैंकों के पास पैसा रहेगा ना, तो बैंक तो चाहते ही है कि आओ भैया लोन लेकर जाओ, क्योंकि बैंकों के पास जब आप लोन के साथ साथ जो आप इंटरेस्ट देते हो ना, वो बैंकों का असली एसेट होता है। ठीक है, बाकी जो आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो वो बैंकों के पास नहीं होता। आप डिपॉजिट किए, आपके बगल वाला आदमी अगर लोन लेने आए तो उसको तुरंत वो पैसे निकाल देना चाहता है, क्योंकि उससे बेनिफिट कुछ नहीं होता है। बैंक के पास जो आप डिपॉजिट करते हो तो बैंक उस चीज़ को अपने पास रख कर जो है ना, बैंकों को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बैंक चाहता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से लोन में निकाल दे, ताकि लोन जब वापस इंटरेस्ट के साथ आता है ना, तो इंटरेस्ट बैंकों के पास जाता है, वो बैंकों का असली एसेट होता है। तो इसलिए आप समझो कि अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है, यानी कि उस बैंक की हालत जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुरी है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि आपको लोन प्रोवाइड कर सके। तो इस तरीके का अगर लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो इट मीन्स क्या होता है कि वो लोग तो मालामाल होते हैं, पैसा बहुत होता है, इससे हमारे बैंकों में पैसा इन्फ्यूज़ होगा। बैंकों में पैसा इन्फ्यूज़ होगा तो लोगों की जो डिमांड है आज के डेट में लोन लेना, लोन किस किस चीज़ के लिए लोग नहीं लेते, इवन फ़ोन खरीदने के लिए भी लोन ले लेते हैं। तो लोन लो, होम लोन लो, ये सारे लोन लो, एजुकेशन लोन तो अलग ही चलते रहता है। तो इसलिए लोन लेना बहुत आसान हो जाएगा।
साथ ही यहाँ पे क्या है कि बैंकिंग ऑप्शन को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। सिर्फ बैंकिंग ऑप्शंस जो है ना 2-3 चीज़ों में ही नहीं स्टिक रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको फंक्शंस देखने को मिलेगा। तो बेनिफिट तो बहुत बड़े पैमाने पे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस आ सकती है। यानी कि अगर हम लोग अभी सडन चेंज करें जो पुराने ज़माने से आते जा रहा है, तो अगर उसको चेंज करेंगे तो चैलेंजेस तो निकल कर आएगी ही, प्रॉब्लम तो आएगा ही। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कनेक्टेड लेंडिंग को। यानी कि कनेक्टेड लेंडिंग क्या होता है कि जब यहाँ पे प्राइवेट बैंक या कॉर्पोरेट या फिर इंडस्ट्रियल हाउसेस चैनल के जो यहाँ पे प्रमोटर्स होते हैं ना, एकदम लार्ज सम ऑफ जो लो कॉस्ट यहाँ पे डिपॉजिटर्स की मनी है, वो यहाँ पे उनके खुद के ग्रुप कंपनीज में चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि पैसे जो है ना कंपनी के पास डायरेक्ट चला जा रहा है, चाहे इसमें प्रमोटर जो है वो प्राइवेट बैंक है या कॉर्पोरेट है या इंडस्ट्रियल हाउसेस है। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? कंपनी के पास जा रहे हैं और किसी के पास नहीं जा रहे हैं। यही चीज़ आप देखो कि 1947 से 58 के बीच में जो ये कनेक्टेड लेंडिंग जो प्रैक्टिस था ना, ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा था। और इस प्रैक्टिस से एक तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो गया कि बैंक जो है ना वो फेलियर होना स्टार्ट हो गया था। वहीं आप देखो कि फॉर इंस्टेंस क्या हुआ था कि 361 बैंक जो है ना वो फेल्ड हो गए थे इंडिया में। यानी कि आप समझो कि बैंकों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं ना, इसमें प्राइवेट बैंक तो पैसा लगा रहा है, लेकिन पैसा कहाँ चला जा रहा है? कंपनी का हो रहा है। पेड अप कैपिटल आप समझ रहे हो ना, कि मान लीजिए आप लोग 5 फ्रेंड हो और कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास 5 लाख, सब कोई पाँचों जो मिलके है 5 लाख लगाए, लेकिन वो 5 लाख आपका था, लेकिन जब आप लगा देते हो कंपनी में तो वो आपका नहीं रहता। जब आपको अगर मान लो कि आपको बुखार हो गया है, आप जाओगे डॉक्टर के पास उसको फीस देने के लिए, तो आप जो उस कंपनी में पैसा लगाए हो 5 लाख, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। भले आपके जेब में 2 रुपया भी नहीं है, लेकिन आप वो पैसा नहीं ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो तो कंपनी को चला गया, अब आपको वो पैसा भूल जाना है, आपको तो उसमें काम करना है। तो ये चीज़ क्या हो गया कि आपको घाटा हो गया। सेम यहाँ पे बैंकों के साथ हो रहा है कि प्राइवेट बैंक पैसा लगा रही है, लेकिन वो कंपनी में चला जा रहा है, प्राइवेट बैंकों के पास पैसा नहीं है। अब बैंक अगर लोन देना चाहे ना, तो बैंक जो है ना उस पैसे से तो लोन नहीं दे सकता है, उसके पास कोई और पैसा रहेगा तो ही वो लोन के रूप में निकाल सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप समझो कि इससे कहीं ना कहीं जो है ना एक समय ऐसा था, यानी कि हम लोग ऐसा नहीं कि इस चीज़ को पहली बार इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑलरेडी, ये जो सिस्टम है ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट था, लेकिन इसका रिजल्ट फेल था। यानी कि उस समय हमारे यहाँ जो है ना लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स जो है वो फेल्ड हो चुकी थी। तो क्या ज़रूरत है इसको फिर से इम्प्लीमेंट करने का, और क्या यहाँ पे गारंटी है कि जब हम फिर से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो चीज़ें जो है पॉजिटिव में रहेगी, नेगेटिव में नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना। सेकंड यहाँ पे प्रॉब्लम बताया जा रहा है सर्कुलर बैंकिंग का। यानी कि सर्कुलर बैंकिंग के अंदर क्या है कि कॉर्पोरेट ओन्ड जो बैंक ए है, मान लीजिए कि बैंक ए है, वो अगर फाइनेंस करते हैं किसी भी कॉर्पोरेट ओन्ड बैंक बी के प्रोजेक्ट को, तो बी वुड फाइनेंस द प्रोजेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट ओन्ड बैंक सी एंड सी वुड फाइनेंस द कॉर्पोरेट। देखिए क्या होता है ना, ये सर्कुलर बैंकिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि 4 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 लोग हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ए अगर यहाँ पे मान लीजिए ए का कंपनी है, बी का कंपनी है, सी का कंपनी है, डी का कंपनी है, लेकिन ए क्या कर रहा है ना कि ए यहाँ पे पैसे दे रहा है बी का अपना खुद का कंपनी का, ताकि यहाँ पे बी का जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से चलते रहे। वही सेम काम बी सी के साथ कर रहा है, सी डी के साथ कर रहा है, और फिर डी अल्टीमेटली ए के साथ कर रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि किसी को लॉस नहीं हो रहा है, जो पैसा है ना वो घूम फिर के एक दूसरे के पास ज़रूर आ रहा है। तो ये चीज़ें तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम लेकर आ जाए ये सिस्टम लेकर आ जाए कि यहाँ पे जो पेड अप कैपिटल का सिस्टम लेकर आ जाए, बैंकों और कंपनी को मर्ज करके, बिजनेसमैन को मर्ज करके, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाएगी, क्योंकि पैसा कहाँ जा रहा है? कंपनी के पास चला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम है लार्ज स्टेक। यानी कि इंडिया आप देखो कि एक बैंक बेस्ड फिनेंशियल सिस्टम को फॉलो करते हैं, है कि नहीं। हम लोग के पास थोड़ा सा भी पैसा जमा होता है तो हम लोग सोचते हैं चलो बैंकों में जाके रख देते हैं। ऊपर से हम लोग बैंकों में रखते भी है, और उसी से हम लोग जो है ना आज के डेट में डिजिटल ट्रांजैक्शन करते भी है। तो पूरी तरीके से हम लोग बैंक बेस्ड फिनेंशियल सिस्टम को फॉलो करते हैं। और एक बैंकिंग एसेट जो है ना वो 75% होना चाहिए टोटल एसेट का। जितना भी फिनेंशियल सिस्टम है हमारे कंट्री में, तो बैंकों के पास 75% तो होना ही चाहिए। तो लार्ज कॉर्पोरेट का अगर हम लोग एंट्री देखें बैंकिंग सेक्टर में, तो इससे क्या हो सकता है ना कि हमारा यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नेंस है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न है, ये सारी चीज़ें निकल कर आ सकती है। यानी कि यहाँ पे लार्ज स्टेक आप देखो कि जो बैंक अपना शेयर खरीदती थी, तो क्या पता कि उसके जगह पे जो है ये कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक शेयर खरीद ले। कॉर्पोरेट सेक्टर अगर शेयर खरीद लेती है तो पैसा उनके पास चला जाता है, बैंकों के पास नहीं आएगा। गवर्नेंस का इंक्लूजन हो जाएगा तो गवर्नमेंट भी जो है वहाँ पे शेयर खरीद लेगी, स्टेक खरीद लेगी, तो उनका वहाँ पे भागीदारी हो जाएगा। तो घाटा फिर बैंकों के लिए ही यहाँ पे कहा जा रहा है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होगा, जैसे अभी हमने देखा कि और ज़्यादा बिजनेस जो है वो बैंकों के साथ जुड़ेंगे, तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इतना ज़्यादा जो कंपटीशन अगर बढ़ जाएगा ना, तो इससे प्रोडक्टिव काउंटर हो जाएगा, यानी कि सिर्फ कंपटीशन ही बढ़ेगा, एक तरफ जो है सारा ध्यान हो जाएगा कि जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनको क्या करना है, बैंकों में इंक्लूड होना है, बैंकों के साथ जो है मिलकर काम करना है। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर का जो काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे इंक्रोच होगा, कम हो जाएगा, और जो बैंकों का काम करने का, ऑपरेशन करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा काम प्रोडक्टिव नहीं होगा, इतना भी ज़्यादा जो है टू मच एक्सेस इज़ बैड फॉर एवरीथिंग। तो वही चीज़ें कहा जा रहा है कि टू मच कॉम्पिटिशन होने से जो है ना हमारा परफॉर्मेंस पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में जा सकता है। साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू भी निकल कर आ सकता है। ये जो कमेटी है जो आरबीआई को ये सजेस्ट कर रही है कि अभी हमें नया लाइसेंस का नॉर्म्स लाना चाहिए, तो इससे कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी प्रॉब्लम निकल कर आ सकता है। क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बैंकों के साथ जुड़कर जो है ना यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इंडिया में तो आप जानते ही हो कि फ्रॉड और डिफ़ॉल्ट का जो इंसिडेंस है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। इवन छोटे छोटे लोग और कोई भी आम लोग को, ऑर्डिनरी लोग को तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जो है ना वो डिफ़ॉल्टर निकल रहे हैं। तो फिर इस केस में हम लोग कैसे जो है यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, कॉपरेटिव सेक्टर्स को जो है बैंकों के साथ जोड़ सकते हैं, क्या पता। आप देखो कि किंगफिशर के मालिक थे विजय माल्या, वो बैंकों का पैसा लेकर कैसे भाग गए, है कि नहीं। तो मान लीजिए कि इसी तरीके से कोई और लोगों को भी आप जो है जैसे नीरव मोदी का भी डायमंड का बिजनेस था, वो निकल के बैंकों को घाटा दे दिए, बैंकों को जो है रफू चक्कर करके चले गए। तो और कोई बिजनेसमैन को आप इंक्लूड करोगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को इंक्लूड करोगे, तो वो तो बैंकों को खा के बैठ जाएंगे, वो बैंकों को फ़ायदा कहाँ से होने देंगे। तो फिर जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम निकल कर आएगा, बैंकों को भी निकल कर आएगा, और कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट सेक्टर इंक्लूड हो रहे हैं उनके काम करने के तरीके में भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क निकल कर आएगा। तो 3-4 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे बोलना एक ही बात चाह रहा है, एक ही दो बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है, लेकिन इसको 3-4 पॉइंट में जो है एलाबोरेट कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग को भी आंसर लिखना है तो पॉइंट तो चाहिए ना, 4-5 पॉइंट नेगेटिव का चाहिए, तो इसी को जो है अलग अलग तरीके से आप लिख दो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन नहीं, ये काम नहीं करना है। बातें समझिए कि फैक्ट यहाँ पे क्या कहने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में यही बताया जा रहा है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है हमारा 1949 का, ज़रूरत होगा कि पहले हम लोग इसको अमेंड करें, तभी जाकर हम लोग अपने कंट्री में जो बैंकिंग लाइसेंस का जो नॉर्म्स है उसको हम लोग अमेंड कर पाएंगे, और उसके बाद जो कनेक्टेड लेंडिंग है उसको हम लोग डील कर पाएंगे, और जो एक्सपोजर है बैंक और अदर फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल ग्रुप के बीच में उसको हम लोग यहाँ पे डील कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बैंकिंग लाइसेंस, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि बैंकिंग लाइसेंस देने की बात की जा रही थी यहाँ पे लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को। अब यही चीज़ें देखते हैं सेम, कि अगर हम लोग यहाँ पे एनबीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस दे दे तो इससे क्या होगा। अगर यहाँ पे आरबीआई जो है ना बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को अलाउ कर दे कि वो जो है अपने एनबीएफसी को पूरी तरीके से फुल स्केल बैंक में वो कन्वर्ट कर दे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा कि ये बिगर हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे जो छोटे छोटे और मंझोले टाइप के जो बैंक है ना वो बड़े हो जाएंगे, और इसमें बिग चेंजेस देखने को मिलेगा बैंकिंग लैंडस्केप में। और इस स्टेप से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा कहाँ, तो लार्ज स्केल अगर हम लोग देख रहे हैं आज के डेट में कि कितने भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक हैं सब सिकुड़ के छोटे हो गए। 27 बैंक था, लेकिन अभी 10 बैंकों को मर्ज करके क्या कर दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर्स बैंक हमारे कंट्री में कितने, तो ओनली 12 है। तो ये जो कंसोलिडेट होते जा रहा है, ये जो हमारे यहाँ का बैंक जो है यहाँ पे सिकुड़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग एनबीएफसी को, जो अच्छे काम कर रहे हैं एनबीएफसी, उसको बैंकों में कन्वर्ट कर दें, तो फिर से हमारे यहाँ जो बैंकों का नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि जिन बच्चों के माइंड में ये क्लियरिटी नहीं है कि एनबीएफसी क्या होते हैं, बैंक क्या होते हैं, तो पहले ये समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तब आप समझ पाओगे कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा अगर किसी एनबीएफसी को हम लोग बैंकों में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ही समझिए, ये है एनबीएफसी, यानी कि एक कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, यानी कि आपको बैंकों की तरह तो है लेकिन बैंक नहीं है। बैंकों की तरह पैसा ज़रूर देगा, लोन ज़रूर देगा, लेकिन एक्चुअली ये बैंक नहीं है, ये एक कंपनी है, ठीक है। इसके नाम में ही क्लियर होता है, क्योंकि इसको बैंक लाइसेंस इसके पास नहीं होता है एनबीएफसी के पास। और बैंक क्या होता है, एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है, जो कि एक बैंकिंग सर्विस जो है ना आम जनता को प्रोवाइड किया जाता है। फाइन। अब ये आपका आता किसके अंदर है, कौन कौन से यहाँ पे कानून है जिसके अंदर इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। अगर एनबीएफसी को इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि ये कंपनी है, तो इसको कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। वहीं अगर बैंकों का देखें तो बैंकों के लिए अलग से है कि यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है।
डिमांड डिपॉजिट देखें, यानी कि आप जो है यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, तो एनबीएफसी में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, लेकिन बैंकों में तो आप बाकायदा दौड़ के जाते हो डिपॉजिट करने के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर देखें कि बाहर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो एनबीएफसी में 100% अलाउड है, इसीलिए एनबीएफसी को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत सही तरीके से होता है। लेकिन बैंकों में ये चीज़ें नहीं होती है। बैंकों में यहाँ पे 74% जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में ही अलाउड किया गया है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम देखें तो ये अभी एनबीएफसी का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है वो बैंकों के लिए ही लाया गया था। यानी कि पेमेंट कीजिए और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उसको सेटलमेंट भी किया जाता है। जैसे आप देखते हो कि कभी आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आपका फंस जाता है, पेंडिंग में हो जाता है, तो आप लोग जो है बैंकों में जाकर कहते हो, तो बैंकों में आपका जो है ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। बट ये प्रॉब्लम आपका जो है ना, एनबीएफसी में अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो आपका कहीं पर भी पेमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सेटलमेंट नहीं होगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, क्योंकि एनबीएफसी में किसी भी तरीके का डिपॉजिट नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्या, फैसिलिटी क्या मिलेगा। लेकिन हाँ, आप बैंकों में अपना पैसा रखते हो, अपने मेहनत की कमाई वहाँ पे रखते हो, तो आपको उसका डिपॉजिट इंश्योरेंस भी दिया जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि 1 लाख तक जो है ना, आपको यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस है कि अगर बैंक डूब जाते हैं तो आपके मिनिमम 1 लाख आपको दे दिया जाएगा। जैसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो डूब गया था, तो उसमें लोगों को जो है ना, उनकी बेसिक पेमेंट नहीं दी जा रही थी, तो उसी के बाद से शायद ये इम्प्लीमेंट किया गया है कि 1 लाख के बजाय जो है अब 5 लाख इंश्योरेंस दिया जाएगा। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है, लेकिन आपका अगर बैंक अगर डूबता है तो आपका 5 लाख तो आपको दिया ही जाएगा, ये एश्योर किया जा रहा है। ये अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये 5 ही लाख है, तो ये आप लोग थोड़ा सा कंफर्म हो जाइएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन अगर देखें तो एनबीएफसी जो है ना, वो यहाँ पे क्रेडिट क्रिएट नहीं करती है, यानी कि यहाँ पे पैसे को और ज़्यादा बढ़ाती नहीं है, लेकिन बैंक यहाँ पे क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ट्रांजैक्शन सर्विस आप देखो तो एनबीएफसी की तरफ से तो कोई ट्रांजैक्शन सर्विस नहीं है, लेकिन बैंकों के द्वारा तो हर एक तरीके का ट्रांजैक्शन सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। आपको आरटीजीएस है कि रियल टाइम में आप जो है पैसे ट्रांसफ़र करते हो, आप ऑनलाइन भी करते हो, तो बहुत तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि फ़ायदा क्या है। सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम लोग कंपनी को बैंकों में कन्वर्ट कर दे तो, क्योंकि आप देखते हो कि आज की डेट में कहीं पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। कंपनी जो एनबीएफसी है, जैसे बहुत बड़ी एनबीएफसी थी, आईएलएनएफएस जो क्राइसिस हुआ था, ये अचानक से जो है ये कंपनी अपना इंसॉल्वेंट हो गई, यानी कि दिवालिया इनका निकल गया। वहीं आप बैंकों में भी देखो तो बड़े बड़े बैंक जो है जल्दी डूबते नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े कंपनी जो है वो जल्दी डूब जाते हैं, छोटे बैंक ही डूबते हैं, बड़े बैंक कभी भी। आपने सुना कि एसबीआई में इस तरीके का हो गया, ये कितने अच्छे अच्छे बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब, तो उसमें कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आज तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो बैंक जो इस तरीके की बड़ी कंपनी जो इस तरीके का इंसॉल्वेंट हो जा रही है, दिवालिया उनका निकल जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेट में चल जा रही है, तो बेटर होगा ना कि अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे पहले ही उसको बैंकों में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि उनका जो दिवालिया निकल रहा है और वो जो घाटे में जा रही है ना, वो ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकंड है कि एक्सेस हो पाएगा डिपॉजिट का। जैसे कि एनबीएफसी में आप डिपॉजिट नहीं दे पाते हो, आप अपना डिपॉजिट नहीं रख पाते हो, अगर एनबीएफसी को बैंकों में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आपके पास और ज़्यादा ऑप्शन होगा कि आप लोग जो है उस एनबीएफसी में भी जाकर डिपॉजिट कर सकते हो। थर्ड है कि बेटर काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बहुत सारे एनबीएफसी जो है ना, वो अपने साइज ऑफ ऑपरेशंस को डिजर्व करते हैं कि उनको बैंकों का लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए, वो भी प्राइवेट सेक्टर में देना चाहिए। कंपनीज़ को अगर यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है तो उसको प्राइवेट सेक्टर में कहा जाएगा, ना कि पब्लिक सेक्टर्स में कहा जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े भी एनबीएफसी है जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनको ये हक मिलना चाहिए, वो यहाँ पे डिजर्व करते हैं कि उनको बैंक लाइसेंस मिल जाए। तो ये यहाँ पे बस इतने बेनिफिट बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें कि इससे प्रॉब्लम क्या निकल कर आएगा, तो सबसे पहला होगा कि एसोसिएटेड कॉस्ट, यानी कि बैंक, किसी भी कंपनी को बैंक बनने में कितना खर्चा होगा, कितना कॉस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर एक तरीके का जो बैंक है, बैंक में मतलब कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है, उसमें आप लोग देखो कि आरबीआई के साथ जो है ना, हर बैंकों को कुछ ना कुछ जो है अपने रिजर्व्स को जो है वो करके रखना होता है। जैसे सीआरआर होता है, कैश रिजर्व्स रेशियो होता है, एसएलआर होता है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कैप भी लगाया जाता है शेयर होल्डिंग में। तो सीआरआर की बात करें, यानी कि कैश में जो है ना, आरबीआई के साथ कुछ पैसे रिजर्व करके रखने होते हैं हर एक बैंकों को, जैसे 3% है आज के डेट में। एसएलआर जो है 19% है, यानी कि कैश के अलावा अगर आप गोल्ड में या फिर
फिर किसी और फॉर्म में अगर मनी रखना चाहते हो तो वो आप आरबीआई के साथ 19% रख सकते हो। कहने का मतलब कितना हो गया टोटल, 19% और 3%, तो ये 22% हो गया। यानी कि बैंकों का टोटल एसेट अगर 100% है ना, तो उसमें से 22% जो है हर एक बैंक आरबीआई के साथ जो है इतना रिजर्व में रखती है कि अगर बैंक डूब जाए तो उसके पास कुछ तो बैकअप में मनी होना चाहिए। तो इसको इमरजेंसी भी आप कह सकते हो, जैसे आप खुद के पास भी इमरजेंसी मनी जो है वो अपना सेव करके रखते हो। तो कितना ये एसोसिएटेड कॉस्ट, इतना कॉस्ट तो लगेगा ही। यानी कि अगर कोई भी कंपनी यहाँ पे बैंक बन रही है तो उनको 22% जो है वो आरबीआई के साथ जो है मिल के रखना होगा। तो ये कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा, किसी न किसी मतलब कि मेजोरिटी एनबीएफसी को ये महंगा पड़ जाएगा कि अगर वो अपने आप को बैंकों में कन्वर्ट करते हैं। तो सेकंड है कि यहाँ पे पॉसिबल रिलक्टेंट हो सकता है एनबीएफसी में, यानी कि जो इंडियन बिजनेस हाउसेज है ना, वो इंटायरली कंफर्टेबल नहीं होंगे कि वो अपना जो है रातों रात अपनी बिजनेस को, अपनी कंपनीज को और ज़्यादा बढ़ाए और बैंकिंग रेगुलेशन में लेकर आए। तो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। जैसे एनबीएफसी क्या है कि अभी खुला साड़ है, वो एकदम फ्री फ्रैंकली जो है वो काम करता है। लेकिन अगर बैंक बन जाएगा तो वो यहाँ पे आरबीआई के अंदर आ जाएगा और पूरी तरीके से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप समझ जाइए कि घर में ही अगर दो भाई है, एक भाई थोड़े बदमाश है और एक भाई थोड़ा सिंसियर है, तो एक भाई को हमेशा मन करता है कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, मूवीज़ देखते हैं, खेलते हैं, दोस्तों के पास साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन दूसरा भाई जो है वो क्या करता है कि घर में बैठ के पढ़ाई करना चाहता है, घर के खाने पसंद करता है और घर में ही सोना और घर में ही खेलना, इंडोर आउटडोर उसको पसंद है। तो इन दोनों में आप देखो कि ये है एनबीएफसी, ठीक है, जो अपना लाइफ एकदम फ्रीली जी रहा है मतलब खेलने कूदने में और बाहर जाके मस्ती करना, मूवीज़ देखना और बाहर जाके जंक फूड खाना। तो ये एनबीएफसी है जिसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है। वहीं आप देखो कि ये है यहाँ पे बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये है बैंक, मतलब कि इसको सिंपल तरीके से ये भी आप समझ सकते हो ना कि एक ऐसा भाई जो कि घर पे रह रहा है, तो घर पे रह रहा है तो पेरेंट्स की तो है रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है कि आप इतने बजे सो जाओ, इतने बजे उठ जाओ, इतना पढ़ो, इतना बाहर जाओ, इतने बजे के बाद बाहर मत जाओ। तो ये घरों में होता है। लेकिन वैसे बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, जो बाहर पीजी लेके रहते हैं, तो उनके लिए तो कोई गाइड करने वाला नहीं रहता। हाँ, भले पीजी के जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि इतना उनका टाइम टेबल है, तो फिर भी वो कम होता है, घर के कंपेरिजन में कम होता है। तो यानी कि ये एनबीएफसी है, जो बाहर बच्चे बाहर पीजी में रहते हैं ना, वो एनबीएफसी है कि वो अपना खुला एकदम आराम से वो जी रहे। लेकिन जो घर में बच्चे होते हैं वो यहाँ पे उनको आप कह सकते हो कि वो बैंक है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन पूरा फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आप समझो कि मे भी तो ऐसा हो सकता है ना कि जो पीजी वाले बच्चे जब वो घर आते हैं ना, वेकेशन में भी घर आते हैं, तो वो घर में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो फ्रीली जो है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, फ़ोन में घंटों आप बात नहीं कर सकते, नहीं तो मम्मी पापा टोकने लगेंगे। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर मम्मी पापा टोकने लगेंगे। आप कुछ भी कपड़े पहन नहीं सकते हो, बाहर पीजी में रहते हो तो जो मन करता है आप पहन सकते हो। लेकिन घर में आप जो है ना पूरे साधारण अच्छे तरीके से आपको कपड़े पहनने ही पड़ते हैं। तो ये सारे आम बेसिक प्रॉब्लम है जो कि आप देखते हो। तो ये मे भी हो सकता है कि एनबीएफसी अगर बैंक में कन्वर्ट हो तो वो इतना सारा प्रॉब्लम ना झेल पाए, है कि नहीं। थर्ड है कि पुअर परफॉर्मेंस। आप देखते हो कि बैंकों का परफॉर्मेंस कितना सही रहता है, यानी कि बैंक अपने कायदे कानून के साथ काम करते हैं। एनबीएफसी जो अगर जिसको यहाँ पे जितना ज़्यादा छूट दे दिया जाता है ना, तो छूट का जो है अधिकतर लोग नेगेटिव ही फ़ायदा उठाते हैं, पॉजिटिव वे में कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता है। तो एनबीएफसी की परफॉर्मेंस भी आप देखते हो कि अप टू द मार्क नहीं होता है। तो जिसको शुरू से आदत है काम नहीं करने का, अचानक से आप उसको काम करने के लिए कह दो तो दिक्कत तो होगी ना। क्या गारंटी है कि वो काम करना ही लगे। दो बातें होती है, या तो वो उस काम को सीख जाएगा, या तो है कि वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो एनबीएफसी जो कि काम नहीं करती है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उनको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, अचानक से उनको इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन में आप फिट कर दोगे तो मे बी वो इतने अच्छे तरीके से काम ना कर पाए और हमारी बैंकों की हालत जो आज के डेट में ख़राब है एनपीए के कारण, तो वो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो ये सारी कुछ चैलेंजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो बड़े बड़े नॉन एनबीएफसी को जो बैंकों में कन्वर्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है, तो इससे हमारी जो पूरी तरीके से जो बैंकों के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ होती थी उनकी डिपेंडेंसी कम हो सकती है, बेटर तरीके से और हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, टाइमली रेगुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि बैंक अगर फेल हो रहे तो उससे पहले हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, एनबीएफसी फेल हो रही है तो उससे पहले हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, अपने एसेट को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि और ज़्यादा फील्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखना
और पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखते हुए हमें उस अकॉर्डिंग काम करना है, जिससे कि बेटर तरीके से जो यहाँ पे दिया गया है कमिटीज़ के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है आरबीआई को, तो उसको इम्प्लीमेंट हम लोग बेटर तरीके से कर सकते हैं। बाकायदा हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा अपने माइंड पे, और फिर उसके बाद हम लोग सही तरीके से जो है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और यहाँ पे सही तरीके से काम भी कर सकते हैं। तो इस बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लाइसेंस की क्या प्रोसीजर रखी जा रही है, पहले क्या थी, अब क्या थी, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें हमने देख रखी है। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे अभी निकलना है। तो जीएसटी टशल जो है मैं कल यहाँ पे आपको पढ़ा दूँगी। थोड़ी सी मेरी टाइम की जो है कभी अब थोड़ा सब कुछ आप जानते हो कि ओपन हो चुका है, तो जाना भी होता है, हाई कोर्ट जाती हूँ मैं, तो काम भी होता है मुझे, फिर आप लोगों को पढ़ाना होता है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन पे ज़रूर पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले लेसन की अपडेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतनी, कल मिलते हैं कल। थैंक यू।